प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आपके लिए कल जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए निदानात्मक परीक्षण के पार्ट 2 पर आज अपन बात करेंगे। और पार्ट 2 पर यदि अपन देखें तो पहले अपन ने थोड़ी सी बात की थी, उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि निदानात्मक परीक्षण, मैंने आपको बताया था कि डायग्नोसिस शब्द जिसका अर्थ होता है निदान, और सीधा सीधा तात्पर्य इसका होता है कि शिक्षण के अंतर्गत, अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थी को क्या परेशानियां हुई, उन परेशानियों की कमियों का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। कुछ बातें हमने पार्ट 1 में कर ली हैं। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है वो विद्यार्थी पहले पार्ट 1 को देखें। और एक विशेष निवेदन ये है कि आप अपने पास कॉपी और पेन रखें और पॉज करके उसको देख सकते हैं। आप बैक करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अपन बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण के आज पार्ट 2 की। और पार्ट 2 में मैं सबसे पहले ले रहा हूं कुछ परिभाषाएं। निदानात्मक परीक्षण की कुछ परिभाषाएं दी हैं और उन परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा है गुड के अनुसार। गुड एक शिक्षा शास्त्री है जिसके अनुसार अपन पहली परिभाषा पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों, ध्यान से देखना, अधिगम संबंधी कठिनाइयों, विद्यार्थी को कठिनाई कैसी हो, अधिगम संबंधी कठिनाई हो, सीखने संबंधी, घरेलू कठिनाई नहीं कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, ऐसी कठिनाई नहीं। कठिनाई होनी अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि निदान अधिगम के संबंध में विद्यार्थी के अंदर क्या त्रुटियां रह गई हैं, क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों का पता लगाता है। तो यहाँ पर भी अधिगम संबंधी क्या कठिनाइयाँ उनको आई हैं, कौन कौन सी कमियाँ रह गई, उनके स्वरूप का निर्धारण करता है। दूसरी परिभाषा जिसको अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं क्योंकि कई जगह ये परिभाषा सीधी सीधी पूछी गई है, योकम व सिम्पसन के अनुसार, दोनों दार्शनिक और एक साथ परिभाषाएं दी हैं। निदान किसी कठिनाई या उसके लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। कठिनाई से ज्ञान प्राप्त करें या कठिनाई के लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करें। मान लीजिए कोई विद्यार्थी कक्षा 5 में है और उसको अपने टेबल कहा कि भाई 5 का टेबल बोलिए, और 5 का टेबल वो 4 टाइम तक बोलता है और फिर थोड़ा सा रुक जाता है, हेजिटेट हो जाता है या झिझक जाता है। तो उसके लक्षणों से, जो भी लक्षण अपन को नजर आए उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी बताई कि अधिगम में क्या कठिनाई आई है, उनका स्पष्टीकरण करने का जो कार्य करता है वो निदानात्मक परीक्षण है। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में नंबर 2 पर जो मैंने बात लिख रखी है ये डायरेक्ट पूछी गई थी। उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद ही आता है। यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा बेटा योकम और सिम्पसन ने ही दी थी। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो निदानात्मक परीक्षण पर सर्वाधिक काम करने वाले व्यक्ति योकम और सिम्पसन थे। तो इन्होंने क्या कहा? उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद ही आता है। ध्यान देना बात पर। हमने बच्चे का टेस्ट लिया, 10 में से 7 प्रश्न बच्चे के सही थे, 3 गलत थे। यदि हम सही की बात करें कि कितने प्रश्न सही किए तो हम कहेंगे 7 प्रश्न, और उसके आधार पर मार्किंग देना ये मैंने आपको बता दिया कि उपलब्धि परीक्षण का काम। लेकिन 3 प्रश्न गलत हुए, क्यों हुए, उनके क्या कारण रहे, अधिगम की क्या कठिनाइयां रही, उनका पता लगाने के लिए निदानात्मक शिक्षण का इस्तेमाल किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी की त्रुटियों का हमें पता लग गया और उस त्रुटियों के निदान के लिए, उस शैक्षिक गैप को खत्म करने के लिए, इसके कॉपरेशन में इसको पूरा करने के लिए जो शिक्षण करवाया जाता है उसी का नाम उपचारात्मक शिक्षण है। तो इन्होंने यही बात कही कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से किसके बाद में आता है? निदानात्मक शिक्षण के बाद में आता है। सीटेट में एक प्रश्न भी पूछा गया है, एक उसने यहां पर दिया कि भाई निदानात्मक परीक्षण, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, सही क्रम उन्होंने पूछा और उसमें 3 टर्म दिए थे। एक तो दिया था निदानात्मक परीक्षण,
एक दिया था बेटा उन्होंने उपचारात्मक शिक्षण, और एक दिया था बेटा उन्होंने उपलब्धि परीक्षण। और इनको 1, 2 या 3 ऐसे क्रम दे दिया, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये नंबर 3, और प्रश्न पूछ लिया कि इनका सही क्रम क्या है, कि सबसे पहले क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे कि उपलब्धि परीक्षण करेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो देखिए बेटा, यदि यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले बच्चे का उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण। इसमें भी टेस्ट लिया जाता है, इसमें भी टेस्ट लिया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण में हमने एक प्रश्न पत्र तैयार किया और उसमें हमने एक टेस्ट लिया। 10 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र था। उसका टेस्ट लेने पर हमने ये पाया कि विद्यार्थी ने 6 या 7 प्रश्न जो भी हैं सही कर दिए हैं। तो केवल सही का पता लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? उपलब्धि परीक्षण करते हैं। अब जो भी 3 या 4 प्रश्न गलत रहे, वो क्यों गलत रहे, गलती के कारण क्या थे, उन सबका पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण में। और जब हमें कमियों का, त्रुटियों का, कठिनाइयों का पता लग गया, तो उसके बाद में उनको पूरी करने के लिए, उस अधिगम गैप को खत्म करने के लिए जो शिक्षण करवाया जाता है, उसका नाम होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो ये एक क्रम है। तो इन्होंने भी यही बात कही थी कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद में ही आता है। एक परिभाषा और अपन देखते हैं रॉस के अनुसार। रॉस ने क्या कहा कि निदानात्मक परीक्षणों का अर्थ किसी विषय वस्तु में बालक की विशिष्ट कमजोरी, यहां पर भी कमजोरी की बात कर रहा है। देखिए यहां पर निदानात्मक परीक्षण पूरी रूप से कमजोरी की, त्रुटि की या कमियों की बात करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं। और बात भी क्या करेगा? उनका पता लगाता है कि कहां कमी रह गई, पता लगाता है। विशिष्ट कमजोरी को प्रकाश में लाना है कि क्या कमजोरी रह गई, उनको आगे निकालना है, ताकि कमजोरी के कारणों की छानबीन कर सुधार हेतु क्या करें? उपचारात्मक कदम अर्थात उपचारात्मक शिक्षण उठाए जा सकें। इन परिभाषाओं के निष्कर्ष को देखते हुए हम भी इस बिंदु तक पहुंच गए हैं कि सबसे पहले विद्यार्थी को निदानात्मक परीक्षण करना होता है, जिसमें विद्यार्थी की कमियों का, त्रुटियों का, उनके लर्निंग गैप्स का, कि कहां कहां कमियां रह गई, उनका पता लगाया जाता है। और पता लगाने के बाद उनको पूर्ति करने के लिए कौन सा शिक्षण करवाया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। अब आगे अपन लेते हैं निदानात्मक परीक्षण के चरण। एक सवाल सीधा सीधा यहां से पूछ लिया जाता है कि भाई निदानात्मक परीक्षण के चरण कितने हैं? तो निदानात्मक परीक्षण के चरण हैं बेटा 4। कितने चरण हैं? 4 आपको ऑप्शन दे देगा, 2, 3, 5 या 4। निदानात्मक परीक्षण के चरण की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? चरण की। निदानात्मक परीक्षण के चरण, टोटल चरण होते हैं बेटा कितने? 4। सबसे पहला चरण और इंपॉर्टेंट चरण क्या होता है कि कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों की पहचान करना। पहला चरण है कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों की पहचान करना। अब यहां पर 2 बातें हो सकती हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नैदानिक परीक्षण जो होता है, उस परीक्षण के 2 प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो होती है अप्रमापीकृत विधि और एक होती है प्रमापीकृत विधि। ज़्यादातर अध्यापक जो इस्तेमाल करता है वो अप्रमापीकृत विधि अर्थात खुद के द्वारा बनाए गए टेस्ट पेपर का इस्तेमाल करता है। उस टेस्ट पेपर से पहले चरण में कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों की पहचान की जाती है कि भाई कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो कि कठिनाइयों का सामना करते हैं। फिर इसके बाद में इसका ही दूसरा चरण है, नंबर 2 पर अपन आते हैं। इसका जो दूसरा चरण है उसके अंदर क्या है कि बालक त्रुटि कहां पर करते हैं, कहां वे कैसे करते हैं, कहां कहां बालक ने त्रुटि की और कैसे कैसे, कहां पर और कैसे करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं इसका। जैसे मेरे विद्यालय में कक्षा 5 के कुछ छात्र हैं जो मेरा जब नाम लेते हैं सतीश सर, तो उसको से को चे बोलते हैं, सतीश सर, से को चे। मैंने भाषा संबंधी इस त्रुटि को उनकी को पकड़ा। जब मैंने ये बात देखा, अमूमन मौखिक कार्य जब मेरा कक्षा 5 के विद्यार्थियों के साथ में हुआ, तो मैंने देखा कि कठिनाइयों का सामना करने वाले सारे के सारे विद्यार्थी थे, सभी विद्यार्थी से को चे बोल रहे थे।
त्रुटि कहां कर रहा है, वह कैसे कर रहा है, तो यह चीज मैंने देखा कि से को चे बोल रहा था और प्रत्येक विद्यार्थी बोल रहा था। अब इसके बाद में जो नंबर 3 वाली स्टेप आती है वह है कि त्रुटियों के कारणों को जानना। त्रुटियों के कारणों को जानना, कारणों को जानना। त्रुटियों के कारणों को मैंने देखा कि यहां पर जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय के विद्यार्थियों का एक क्षेत्रीय दोष है कि यहां पर उनके माता पिता भी सैको छे बोलते हैं। अब इसका अपन निराकरण करना चाहें तो कैसे करें, तो सभी से सामूहिक अभ्यास करवाया गया। और मैं आपको बताऊंगा कि निदानात्मक परीक्षण के जस्ट बाद में जो उपचारात्मक शिक्षण इसके दोषों को खत्म करने के लिए किया जाता है, उसके अंदर हमें अभ्यास करवाना होता है। अभ्यास, परीक्षण और अभ्यास, ये क्रम चलता है। तो अभ्यास करवाते हैं, बार बार उच्चारित करवाना या कोई एक्टिविटी दे करके सैको से ही बुलवाना, तो इस प्रकार का कार्य वहां पर लगातार चलता रहता है। और लास्ट में क्या किया जाता है, नंबर 4था चरण है कि जब हमने त्रुटियों के कारणों का पता लगा लिया तो उनका उपचार किया जाता है। त्रुटियों का उपचार किया जाता है और ये उपचार जो किया जाता है वो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण के 4 चरण हो गए। पहला चरण कठिनाइयों का सामने करने वाले छात्रों की पहचान करना, बालक की त्रुटि कहाँ और कैसे हो रही है, दूसरा चरण उसको पहचानना, तीसरा चरण त्रुटियों के कारणों को पहचानना, और चौथा चरण है जो त्रुटियां अपन ने जिनके कारणों का हमने पता लगा लिया उन सबका उपचार करते हुए लर्निंग गैप को खत्म करना। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य, महत्व और आवश्यकताओं के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, यही तो उद्देश्य होते हैं, यही इनका महत्व होता है, यही आवश्यकता कि क्या आवश्यकता है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाए, निदानात्मक परीक्षण के महत्व क्या है और निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है। इन तीनों में एक ही साथ एक ही बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है कि गणितीय क्रियाओं के संबंध में की जाने वाली त्रुटि की पहचान करना। सबसे पहला बिंदु क्या है कि त्रुटि की पहचान, गणितीय क्रियाओं के संबंध में की जाने वाली त्रुटि कि बालक कहां कहां त्रुटि कर रहा है, उसकी पहचान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। अपन ने निदानात्मक परीक्षण किया और उन्हें समाप्त करना, यह इसका उद्देश्य है। जैसे हम समाप्त करेंगे, तो मैं आपको बता रहा था, इन्हें समाप्त करने के लिए इसके साथ में एक टर्म आती है जिसका नाम है उपचारात्मक शिक्षण। आपसे पूछा जा सकता है कि निदानात्मक परीक्षण में की जाने वाली त्रुटियों को समाप्त करने के लिए जो शिक्षण करवाया जाता है उसका नाम है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। नंबर 2, हम यदि यहां पर देखते हैं कि विषय वस्तु का विश्लेषण करने के लिए भी, विषय वस्तु का विश्लेषण करने के लिए, विषय वस्तु का विश्लेषण कैसे किया जाता है। देखिए, मान लीजिए छात्र को हम कोई पाठ को बार बार पढ़ा रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं। कबीर के दोहे यदि मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 5 में, रहीम के दोहे पढ़ा रहे हैं। गणित के अंदर मान लीजिए मैं द्विविमीय आकृतियां पढ़ा रहा हूं, तो उस पाठ्य वस्तु में द्विविमीय आकृतियों में मान लीजिए वो विद्यार्थी ये नहीं समझ पा रहा है कि भाई इसमें 3 कोण कौन कौन से हैं, तो पाठ्य वस्तु का मुझे यहां पर विश्लेषण करना पड़ेगा। कोई ठोस आकृति के साथ में मुझे उसको दिखाना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल होता है, ये आयत होती है, ये वर्ग होता है। इस प्रकार की आकृतियां उसको दिखानी पड़ेंगी। पाठ्य वस्तु का या विषय वस्तु का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, अर्थात उसे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। द्विविमीय आकृतियां दिखानी पड़ेंगी। जब हम त्रिविमीय पढ़ा रहे हैं तो त्रिविमीय आकृतियां या बोर्ड पे बना करके दिखाएं या वैसे ऑब्जेक्ट दिखाएं तो दिखाने पड़ेंगे। पाठ्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पाठ्यक्रम में भी निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और पाठ्य पुस्तकों में ध्यान देना, तीनों ही चीजों में बनाने के लिए नहीं, केवल संशोधन करने के लिए। क्या करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट ग्रेड तक की एग्जाम में पूछी गई बात है कि निदानात्मक परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है पाठ्यक्रम संशोधन में, शिक्षण विधियां को प्रभावी बनाने में, पाठ्य पुस्तकों के संशोधन में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार का एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पाठ्यक्रम में, शिक्षण विधियों में और पाठ्य पुस्तकों के संशोधन करने में इसका निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। कि कौन सी चीजें बहुत ज्यादा लेवल की डाल दी हैं या कक्षा स्तर से ऊंची है, तो हम पाठ्य पुस्तक में यदि ऐसी चीजें तो उसका संशोधन भी कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने, मूल्यांकन प्रभावशाली कब होता है भाई,
मूल्यांकन, जैसे हम आज सीसीई की बात करें तो सीसीई हमें एक बात के लिए बल देता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी कक्षा के स्तर तक पहुंचाया जाए। कक्षा के स्तर तक पहुंचाने का मतलब है कि तीसरी क्लास का बच्चा तीसरी क्लास तक के स्तर की अधिगम दक्षताओं को पूरा कर ले। यदि मान लीजिए वो ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज का पता हमें कहां से लगेगा? जांच या परख के द्वारा। और जांच में हम पहले और जांचें करते थे, उसमें केवल मार्किंग देते थे। कमियों का पता लगाने के लिए हमने क्या किया? निदानात्मक परीक्षण किया। तो निदानात्मक परीक्षण क्या कर रहा है? उस मूल्यांकन को प्रभावशाली बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि जो उसका लर्निंग गैप रहा था उसको उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसी समय उस लर्निंग गैप को खत्म किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिक जो शिक्षण है वो रोचक बनेगा, शिक्षण प्रभावशाली बनेगा, अधिगम स्थायी होगा और संपूर्ण अधिगम होगा। वह अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने, बहुत अच्छी बात है, अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने। एक रिपोर्ट में अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में एक बात कही गई थी कि जो कच्ची बस्तियां हैं उनके 60% विद्यार्थी तो इसलिए कक्षा से पलायन कर जाते हैं क्योंकि उनको उनके स्तर तक का अधिगम नहीं हो पाता है और वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि कक्षा में सबसे कमजोर हूं मैं। तो ऐसा मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भी निदानात्मक परीक्षण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। छात्र की कमियों के आधार पर शैक्षिक निर्देशन देना, कमियां हम यहां पर पता कर रहे हैं, उसके आधार पर शैक्षिक निर्देशन देना, उसकी समस्याओं को सुनते हुए उसे लर्निंग गैप को खत्म करके अपने स्तर तक लाना, ये सारे इस निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य थे। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर करेंगे, वो थोड़ा सा सवाल हर बार इसमें से पूछ लिया जाता है। जैसे 2017 की मैं बात करूं या 2016 की भी मैं बात करूं तो सवाल केवल और केवल निदानात्मक से नहीं पूछा। सवाल कभी उपचारात्मक और निदानात्मक को कोऑपरेट करके पूछता है या फिर निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण दोनों को कोऑपरेट करके पूछता है। तो हम पहले एक शब्द टर्म पढ़ते आ रहे थे अभी, निदानात्मक परीक्षण। ध्यान देना, निदानात्मक परीक्षण। और एक परीक्षण होता है बेटा उपलब्धि परीक्षण। क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण, या फिर इसको हम निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पत्ति परीक्षण। दोनों नाम एक ही है, ध्यान देना। चाहे तो हम उपलब्धि परीक्षण कहें या निष्पत्ति परीक्षण कहें, एक ही बात है। इंग्लिश में यदि मैं बात करूं तो इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और इसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। ये दोनों में आपने तुलना को ध्यानपूर्वक समझ लिया तो इसका तात्पर्य ये है कि प्रश्न यहां से आपसे गलत नहीं हो सकता। निदानात्मक परीक्षण को हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। पिछली एक वीडियो पार्ट 1 में हमने पढ़ी, अभी पार्ट 2 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहली बात तो क्या है, बालक विद्यालय में रह करके जो कुछ भी सीखता है उसके लिए उसने क्या सीखा, क्या नहीं भी सीखा, दोनों के लिए जो टेस्ट लिया जाता है बालक ने विद्यालय में उपस्थित रहकर। पहली बात तो ये क्या है कि ये टेस्ट होता है, ये जो होता है वो बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसके लिए रहता है। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है, जो कुछ सीखता है उसके लिए इस टेस्ट का आयोजन किया जाता है। दोनों तरफ अपन ने टेस्ट लिए, टेस्ट हमने यहां भी लिया और टेस्ट हमने यहां पर भी लिया। अब हम कुछ बिंदुओं के द्वारा इसको एक एक करके समझते हैं। निदानात्मक परीक्षण में हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं कि यह परीक्षण होता है छात्र की कमियों का पता लगाता है, छात्र की त्रुटियों का पता लगाता है, छात्र की रिक्तियों का पता लगाता है। तो सबसे पहली बात, छात्र की अधिगम कमियों का पता लगाता है, अधिगम की कमियों का, अधिगम कमियों का पता लगाता है। पहली बात, छात्र की अधिगम कमियों का पता लगाता है। कौन सा टेस्ट? निदानात्मक परीक्षण। और यदि हम बात करें, ये जो उपलब्धि परीक्षण होता है ना, ये छात्र का विषय संबंधी ज्ञान कि उसने कितना अचीवमेंट किया, अचीवमेंट टेस्ट से ही आपको नाम से ही पता लग रहा है कितनी उपलब्धि प्राप्त की, केवल किसका पता लगाता है? उपलब्धि का। ये कमियों का पता लगाता है, जबकि ये टेस्ट किसका पता लगाता है बेटा? अधिगम संबंधी उपलब्धियों का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अधिगम
उपलब्धियों का पता लगाता है। दो सवाल अलग अलग यहां से बन गए। ऐसा कौन सा परीक्षण है जो छात्र की अधिगम उपलब्धियों का पता लगाता है? तो वो हो गया उपलब्धि परीक्षण। ऐसा कौन सा परीक्षण है जो छात्र की कमियों का, त्रुटियों का या लर्निंग गैप्स का, अधिगम रिक्तियों का पता लगाता है? वो कौन सा हो गया बेटा? निदानात्मक परीक्षण। नंबर 2 पर हम देखते हैं। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो पाठ्य वस्तु में सीखने के क्रम में होते हैं। पाठ्य वस्तु में सीखने के क्रम में इसका क्रम होता है प्रश्नों का, पाठ्य वस्तु में सीखने के क्रम में, सीखने के क्रम में प्रश्न होते हैं। पाठ्य वस्तु में सीखने के क्रम में प्रश्न होते हैं, जबकि यहां पर भी जो प्रश्न होते हैं वो कठिनाई स्तर के प्रश्न होते हैं। अर्थात सबसे पहले सरल प्रश्नों को लिया जाता है, सरल से कठिन की ओर चलने वाले प्रश्न होते हैं। प्रश्नों का जो क्रम होता है, ध्यान देना बात पर, एक सवाल पूछा भी गया था, ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसके अंदर प्रश्नों को एक सरल से कठिन के क्रम में रखा जाता है? तो वो कौन सा है? उपलब्धि परीक्षण। और यहां पर भी प्रश्न होते हैं, लेकिन पाठ्य वस्तु में कहां गैप था, किस जगह विद्यार्थी को समस्या थी, बस वहीं से सीखने के लिए जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो प्रश्न यहां पर लिए जाते हैं। नंबर 3 बात करते हैं। ये जो परीक्षण होता है इसमें अंक नहीं दिए जाते। मैंने पहले भी आपको बताया था कि निदानात्मक परीक्षण में अंक नहीं दिए जाते हैं। इस परीक्षण में अंक नहीं दिए जाते हैं। तो ये परीक्षण क्या होता है? गुणात्मक होता है। केवल गुणों का पता, कमियों का पता लगाते हैं। तो ये परीक्षण क्या होता है बेटा? गुणात्मक परीक्षण होता है। यह परीक्षण गुणात्मक होता है। जबकि इसकी बात करें तो ये, जैसे हमने टेस्ट लिया, हमने उसकी कमियों का पता लगाया, उसके गुणों का पता लगाया, कहां कमी रह गई, ये गुणात्मक है। और यहां पर हमने टेस्ट लिया और हमने उसके अचीवमेंट का, उसकी उपलब्धि का पता लगाया, तो यहां पर हमें परिणाम मिला, रिजल्ट मिला, तो ये परिणामात्मक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? परिणामात्मक। जैसे मैं एक बात बता रहा था कि इस विद्यालय में प्रवेश के लिए जो हमने टेस्ट दिया उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, परिणामात्मक। क्या परिणाम आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला तो भी कुछ नहीं, क्यों नहीं मिला ये कारणों का पता नहीं लगाते हैं। आपका जो पेपर था, ओएमआर सीट थी, वो रद्दी में फेंक दी। अभी आप रीट का टेस्ट देंगे, रीट में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी ओएमआर सीट सहोज करके रखेंगे। और मैं तो मानता हूं कि सबका सिलेक्शन हो जाए, ईश्वर से मेरी ये दुआ कामना रहेगी कि आप सभी सेलेक्ट हो जाएं, है ना। ये उपलब्धि परीक्षण परिणामात्मक, परिणाम आया, कैसा आया, केवल परिणाम को देखता है। जबकि ये गुणात्मक परीक्षण होता है, परिणाम क्या आया उसको नहीं देखता है, क्या परिणाम के बाद में क्या कमियां रही उनको ढूंढता है, केवल गुणों पर बात करता है, तो गुणात्मक होता है। नेक्स्ट, जब इसका मेजरमेंट किया जाता है तो यहां पर प्राप्तांकों का प्रयोग नहीं किया जाता है कि कितने अंक प्राप्त किए, अर्थात यहां पर अंकों का कोई महत्व नहीं है, अंकों का कोई महत्व नहीं। पॉज कर लेना थोड़ी देर। तो बात नंबर 4 अपन कर रहे हैं कि अंकों का कोई महत्व यहां पर नहीं होता है। किसका महत्व होता है? कमियों का, बार बार बता रहा हूं, कमियों का, त्रुटियों का, इसका महत्व होता है। और यहां पर केवल और केवल महत्व ही प्राप्तांक का होता है। अचीवमेंट टेस्ट है, जैसे आजकल आप देखते हो प्राइवेट स्कूलों ने एक मेमोरेंडम बना रखा है, हर सप्ताह में या 15 दिन में पेरेंट्स मीटिंग जब वो रखते हैं तो उसके बच्चे की मार्किंग बताते हैं। इट्स कॉल्ड ए अचीवमेंट टेस्ट। इसको क्या कहेंगे? उपलब्धि परीक्षण। यहां पर महत्व किसका होता है? प्राप्तांकों का महत्व होता है, प्राप्तांकों का महत्व होता है। हर जगह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसमें प्राप्तांकों का महत्व नहीं होता? तो निदानात्मक होता है तो उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट देखें, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एम है, इसका जो टारगेट है वो क्या है? इसका टारगेट है शिक्षण में सुधार लाना। कमियों का पता लगा, उसके लिए हमने उपचारात्मक शिक्षण करवाया, तो इसका उद्देश्य हुआ शिक्षण में सुधार लाना। क्या करना? शिक्षण में सुधार लाना। और जबकि इसका जो उद्देश्य है वो हो सकता है अगली कक्षा में प्रवेश देने के लिए, अगली कक्षा में प्रवेश, प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करना जिसको कहते हैं,
मार्किंग करनी हो, श्रेणीबद्ध करना हो, श्रेणीबद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर वर्गीकरण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन, कौन फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, कौन सेकंड डिवीजन पास हुआ, वो वर्गीकरण करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण लिया जाता है? उपलब्धि परीक्षण। प्राप्तांकों का महत्व होता है यहाँ पर अगली कक्षा में प्रवेश देने के लिए या प्रमोट करने के लिए इस प्रकार का टेस्ट लिया जा सकता है। चयन प्रक्रिया के लिए जो भी अपनी परीक्षाएं होती हैं, जैसे मैं बता रहा था केवीएस में एडमिशन लेना है या आपके रीट के एग्जाम के द्वारा आपको चयन करना है, तो वो उपलब्धि परीक्षण है, वहां पर आपका अचीवमेंट देखा जाता है। और एक अंतिम बिंदु और अपन देख लेते हैं, इसमें छात्र की कमजोरियों के कारणों का पता लगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कमजोरी के कारणों का पता लगाया जाता है। जबकि इसमें पता तो हमें कमजोर छात्रों का लगता है, इसमें पता किसका लगता है? केवल और केवल कमजोर छात्रों का। यहां से प्रश्न पिक हो सकता है, कमजोर छात्रों का पता लग जाता है। इंटेलिजेंट का तो लगेगा ही लगेगा। भाई 50 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 50 नंबर का पेपर था और उसमें 40 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग, न्यूनतम उत्तीर्णांक थे। भाई जो 40 लाएगा वो पास हो जाएगा। तो 42 लड़के ऐसे थे जो 40 नंबर ले आए, लेकिन 8 लड़के ऐसे थे जो कि 40 या 42 जो न्यूनतम पासिंग मार्क था उसको नहीं ला पाए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो 8 लड़के कमजोर थे, उन कमजोर छात्रों का पता लग गया यहां पर। तो ये परीक्षण उपलब्धि परीक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट डीप बात है, इसको समझने का प्रयास करना। उपलब्धि परीक्षण में केवल और केवल कमजोर छात्रों का पता लगता है, जबकि निदानात्मक परीक्षण में कमजोरी के कारणों का पता लगता है। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे देता हूं, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और मैंने कहा कि 20 में से 8 विद्यार्थी फेल हो गए या कमजोर हैं। तो यहां पर कमजोर छात्रों का पता लगाने के लिए मैंने जिस प्रकार का परीक्षण किया उसका नाम क्या है? तो यहां पर आएगा उपलब्धि परीक्षण। कमजोर छात्रों का पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण का, जबकि कमजोरी के कारणों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें निदानात्मक परीक्षण के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 3 के साथ में अपन निदानात्मक परीक्षण में मिलेंगे और उसमें मैं 15 से 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह आपके साथ में लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपको परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसमें विचार विमर्श करने का मौका मेरे साथ में आपको मिल जाएगा। और एक और आपसे ये निवेदन रहेगा कि चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो कुछ दिन बाद में क्या है कि लाइव में आपको दे पाऊंगा। और लाइव में एक ये रहेगा कि जो लिखने वाला सिस्टम है वो बहुत कम हो जाएगा कि मुझे पहले व्हाइट बोर्ड पर लिखना है फिर समझाना है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत बड़ा ज़्यादा लग जाता है और एक बड़ा वीडियो हो जाता है। इसलिए मुझे ये चीज़ अभी करनी पड़ रही है। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चैनल पर बढ़ाएं। धन्यवाद।